मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में पढ़ा था और फ्राउनहोफर विवर्तन में ये देखा था कि तरंग सिद्धांत के आधार पर फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है। तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया था कि फ्राउनहोफर विवर्तन में अगर हम तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या बात करी थी हमने लास्ट क्लास में। तो देखना, एक मिनीय प्रकाश स्रोत होता है, वो पर्दे अवरोधक या द्वारक से कितनी दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है फ्राउनहोफर विवर्तन में। इसलिए अनंत दूरी पर होने के कारण जो प्रकाश तरंगें वो फैल जाएंगी एकदम से। जब प्रकाश तरंगें फैल जाती है तो बहुत ज्यादा दूरी में फैलेंगी और हमें इतना नहीं चाहिए। हमें विवर्तन प्रतिरूप बनाने के लिए उन अधिक स्थान में या अधिक दूरी तक फैलने वाली तरंगों का कुछ भाग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन में उस प्रकाशित तरंगाग्र को फोकसित करने के लिए एक लेंस का यूज करेंगे और लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस, जो कि प्रकाश किरणों को क्या करेगा? एक बिंदु पर फोकसित करता है। तो जब ये एकवर्णीय प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर होगा तो इस प्रकाश स्रोत को इस लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे। और मुख्य फोकस पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। और जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो हम इस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत को इस लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे ताकि इससे जो जाने वाली निर्गत प्रकाश किरणें वो कहां पर प्रतिबिंब बना सके? अनंत पर। तो यहां पर जब इस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत को लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे तो यहां से जाने वाली प्रकाश किरणें अनंत पर जाएंगी। अब ये प्रकाश किरणें अनंत से जाकर कहां पर आपतित होंगी? द्वारक AB के सिरों पर आपतित होंगी और विवर्तन प्रतिरूप होगा वो तीक्ष्ण किनारों से बनता है। तो बीच में कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो तीक्ष्ण किनारे चाहिए। एक किनारा A होगा, दूसरा किनारा B होगा। तो यहां पर दो तरंगिकाएं मान लेते हैं। और विवर्तन में जो ये XY बना है, ये XY क्या है? तरंगाग्र है, जिसको बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। XY क्या है? यहां पर XY तरंगाग्र है। और कौन सा तरंगाग्र है? आपतित तरंगाग्र। और आपतित तरंगाग्र है वो कैसा बनता है? इसमें समतल तरंगाग्र बनता है क्योंकि अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। फिर इसके बाद में अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारे AB से टकराकर जब ये प्रकाश किरणें द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती है तो पुनः इनको फोकसित करना है, क्योंकि अगर ये फैलेंगे अनंत पर जाके तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा हमारे वस्तु की तुलना में जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इन प्रकाश किरणों को पुनः फोकसित करने के लिए यहां पर एक लेंस का यूज करते हैं। फिर से एक नया लेंस लगाते हैं जो कि अब इस लेंस पर जो प्रकाश किरणें आ रही है वो आ रही है अनंत से। और जब अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी तो उन प्रकाश किरणों को फोकसित करके उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो जो ये पर्दा N होता है उस पर्दे N को इस लेंस के मुख्य फोकस पे रखा जाता है। मतलब ये जो लेंस है वो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, इस लेंस को इस द्वारक के एकदम से टच करके रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से एकदम से पास में रखा जाता है। लेकिन हमारे सहूलियत के लिए हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमें ये कोण बने हुए ये डिस्टेंस है वो प्रॉपर दिख जाए। वैसे क्या होता है, ये लेंस इस स्लिट के एकदम से पास में रखा जाता है, बहुत अलग दूरी होती है, ये ज्यादा दूरी नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये लेंस अवरोधक या द्वारक के पास में होगा तो ये पर्दा कहां पर रहेगा? इस लेंस के मुख्य फोकस पे रखा हुआ है। इसका मतलब मुख्य फोकस की लेंस से दूरी कितनी होती है? ये देखो मुख्य फोकस पे रखा हुआ है, ये लेंस है और ये पर्दा इसके मुख्य फोकस पे। तो इसके प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी कितनी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि जो अवरोधक या द्वारक से जो पर्दे की दूरी D है वो किसके इक्वल होगी? फोकस के इक्वल होगी। ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विवर्तन प्रतिरूप में अनंत से आने वाली किरणों को लेंस के द्वारा वहां पर फोकसित किया जाता है मुख्य फोकस पर, और जो मुख्य फोकस की दूरी होती है वो फोकस दूरी के बराबर होगी। तो हम इस एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में ये कह सकते हैं कि D की वैल्यू किसके इक्वल होगी? F के इक्वल होगी, क्योंकि फोकस दूरी पर ही रखेंगे तभी विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। क्लियर है? अब देखो यहां से, अब इसमें डेरिवेशन क्या है? ये तो थी तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। क्यों? क्योंकि इसमें जो यहां पर आने वाला तरंगाग्र होगा वो आपतित होगा और यहां पर जो जाने वाला तरंगाग्र होगा, यहां पे इस तरह का एक तरंगाग्र होता है जो x डैश y डैश होगा, वो कौन सा तरंगाग्र होगा? विवर्तित तरंगाग्र। और देखो विवर्तित तरंगाग्र कैसा बन रहा है? समतल होना ना एक सीधी लाइन,
क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणें होती हैं वो तरंगाग्र की क्या होती है? लंबवत। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र की लंबवत खींची गई प्रकाश, लंबवत खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? प्रकाश किरणें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से तरंगाग्र है। अब यहां पर मान लेते हैं कि द्वारक या अवरोधक के बिंदु A व B से दो तरंगिकाएं हैं वो पर्दे के कहां पर पहुंचती है? केंद्र बिंदु P पर पहुंचती है। तो एक तरंगिका ये जा रही है यहां से और दूसरी तरंगिका ये इस तरीके से केंद्र बिंदु पर पहुंच रही है। तो केंद्र बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना होता है? शून्य होता है। शून्य कैसे? क्योंकि जितनी दूरी ऊपर वाली तरंगिका तय करेगी उतनी ही दूरी, बराबर दूरी नीचे वाली तरंगिका तय करेगी। इसलिए केंद्रीय बिंदु P पर दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या हो जाता है? केंद्रीय बिंदु P पर, केंद्रीय बिंदु P पर जो पथांतर होगा डेल्टा वो लगभग शून्य हो जाता है। मतलब दोनों तरंगिकाओं का पथ की लंबाई बराबर होती है और पथांतर शून्य होने के कारण यहां पर क्या होता है? दीप्त फ्रिंज बनेगी या दीप्त फ्रिंज बोल सकते हैं या चमकीली फ्रिंज बनेगी बिंदु P पर। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहां पर पथांतर शून्य होने की वजह से होने वाला व्यतिकरण होगा, वो कौन सा व्यतिकरण है? देखो पढ़ रहे हैं विवर्तन है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी व्यतिकरण की बात भी करेंगे। व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण में पथांतर शून्य होता है और जब संपोषी व्यतिकरण होता है वहां पे तीव्रता अधिकतम होती है और कौन सी फ्रिंज बनती है? दीप्त फ्रिंज बनती है। तो सेम थिंग यहां पे जब पथांतर 0 इसका मतलब कौन सा बिंदु बनेगा? चमकीला बिंदु बनेगा और बिंदु P पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट, चमकीले बिंदु को यहां पे क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट बोला जाता है। तो केंद्रीय बिंदु है वो कैसा होगा? चमकीला या दीप्त बनेगा। ठीक है, ये तो यहां पे। अब हमने लास्ट क्लास में पथांतर भी निकाला था। अब मान लेते हैं कि एक तरंगिका है वो कहां पर पहुंच रही है? इस बिंदु P से बिंदु P1 पर, जो कि कुछ दूरी पर, बहुत अल्प दूरी अक्ष पर एक बिंदु P1 स्थित है और बिंदु P1 पर अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से दो तरंगिका निकल रही है। एक तरंगिका जा रही है A से ये वाली और दूसरी तरंगिका जा रही है वो लगभग, मतलब ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि वो सीधी होती है। ये लेंस ना इसके पास में होता है और पास में होता है तो ये वाली दूरी को नेगलेक्ट मानते हैं, तो ये मानते हैं कि सीधी दूरी है। तो पथांतर कितना होगा? तो बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर BP1 माइनस AP1, यही होता है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर निकलने डेल्टा वो होगा BP1 माइनस में AP1 और BP1 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे? यहां से देखो, जैसे व्यतिकरण में क्या था कि प्रकाश रखकर इतनी लंबाई का चाप घुमाएंगे तो वो चाप इस पे कहीं ना कहीं कटेगा। मान लेते हैं कि इस लाइन पे वो चाप कट रहा है यहां पे और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? बहुत अल्प कोण होता है। तो ये बिंदु C है वो 90 डिग्री समकोण बनाता है। तो अब पथांतर कितना हो जाएगा? तो AP1 और CP1 बराबर हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। पथांतर कितना बचेगा हमारे पास? BC के इक्वल, और जो पथांतर निकल के आया था BC के इक्वल डेल्टा बराबर BC, और BC की वैल्यू कितनी आती है इस समकोण त्रिभुज में? अगर हम ये मानते हैं कि इसके जो बिंदु P1 है वो कहां पर डिफाइन है, डिफाइन करेंगे तो उसको कोण से डिफाइन किया जाएगा कि मान लेते हैं इस केंद्रीय उच्चिष्ट की लाइन या केंद्रीय बिंदु की लाइन से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। जब ये थीटा कोण और अति अल्प कोण होता है तो ये वाला कोण भी थीटा होता है और BC की वैल्यू कितनी आती है? D sin थीटा। ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये तो था ब्रीफ में छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन की किस तरीके से होता है। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है उसके एकांतर क्रम में विवर्तन प्रतिरूप में काले बिंदु तथा चमकीले बिंदु विवर्तन प्रतिरूप के बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। विवर्तन बैंड केंद्रीय उच्चिष्ट के एकांतर क्रम में पहले काले फिर चमकीले, फिर काले फिर चमकीले, और जब ये काले चमकीले बिंदु एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं तो इनकी तीव्रता है वो लगातार क्या होती है? घटती जाती है, जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि बिंदु P1 पर निम्निष्ठ बनता है या उच्चिष्ट बनता है। उच्चिष्ट बनेगा तो चमकीला बिंदु होगा, निम्निष्ठ बनेगा तो काला बिंदु होगा। उनकी बात करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको मैं रफ करूंगा, ये तो दीप्त बनेगा। अब निम्निष्ठ की स्थिति व उच्चिष्ट की स्थितियों के लिए यहां पे जो हम बात करेंगे वो निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट की स्थितियों के लिए, निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट की स्थितियां, यही मेरे इंपॉर्टेंट है, उच्चिष्ट की स्थितियां। और आपको याद होगा मैंने जब आपको फ्रेनेल विवर्तन और फ्रान-हॉफर विवर्तन में
अंतर में मैंने आपको एक बात बोली थी कि फ्रेनेल विवर्तन में दूरियां महत्वपूर्ण होती है, जबकि फ्रान हॉपर विवर्तन में विवर्तक का विवर्तन कोण इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये जो थीटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये d दूरी f दूरी तो कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि ये फोकस पे होता है तो कांस्टेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस विवर्तक कोण का लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्निष्ठ की स्थिति के लिए। निम्निष्ठ की स्थिति के लिए कि निम्निष्ठ कैसे बनती है स्थिति के लिए। अब देखो निम्निष्ठ के लिए हम बात करेंगे तो एक बात पे और आता है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि किसी भी एकवर्णीय प्रकाश स्रोत जिसका प्रकाश इस द्वारक या स्लिट पर आपतित किया जाएगा तो विवर्तन प्रतिरूप तभी संभव है जब इस आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोधक या द्वारक की चौड़ाई के लगभग बराबर होगी। इसका मतलब है कि d की वैल्यू है वो लगभग बराबर किसके होनी चाहिए, लैम्डा के, तभी विवर्तन प्रतिरूप हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो हम इस फ्रान हॉपर विवर्तन में मानते हैं कि इस अवरोधक या द्वारक की चौड़ाई किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। ठीक है, और प्रकाश जब तरंगों के रूप में जाता है तो प्रकाश कैसे जाएगा, यहां से तरंग के रूप में इस तरीके से जाएगा, क्योंकि कोई भी तरंग अपना एक चक्कर पूरा करती है तो वो अर्ध चक्कर तो धनात्मक दिशा में चलती है और अर्ध चक्कर के लिए ऋणात्मक दिशा में चलती है, इस तरीके से। तो ये तरंग भी यहां से अगर इस द्वारक d दूरी पर बात करें, देखो यहां पे ये d है इस द्वारक की चौड़ाई, अगर यहां पे बात करें तो तरंग कैसे चलेगी, यहां से चलेगी ऐसे जाके इस तरीके से, कि द्वारक ए इस तरीके से ऐसे तरंग जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये मध्य बिंदु बीच वाला हो, तरंग को हम किसी प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन हमें ये श्योर है, इस बात के लिए हम श्योर हैं कि जो लैम्डा दूरी होगी वो इस d दूरी के बराबर की होगी। ठीक है, लैम्डा दूरी होगी जो ये अवरोधक या द्वारक की चौड़ाई है d, इसके क्या होगी, बराबर। सबसे पहले निम्निष्ठ की स्थिति के लिए, निम्निष्ठ का बनता है, ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं व्यतिकरण की, व्यतिकरण में दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का पथांतर होता है n लैम्डा, संपोषी का पथांतर कितना होता है, संपोषी की बात करें तो इसका पथांतर होगा डेल्टा बराबर होता है n लैम्डा, और विनाशी की बात करें तो विनाशी का पथांतर होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये पथांतर आए थे, निकाले थे हमने। अब देखो जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो क्या बनता है, दीप्त फ्रिंज, क्योंकि तीव्रता अधिकतम होगी। लेकिन यहां पर विवर्तन में उल्टा होगा, कैसे होगा उस पर बात करेंगे। जब यहां पे पथांतर n लैम्डा के इक्वल होगा, क्योंकि पथांतर हम निकाल चुके कितना है, डेल्टा बराबर d sin थीटा, डेल्टा बराबर आ रहा है d sin थीटा, ये पथांतर है। जब ये पथांतर n लैम्डा के इक्वल होगा तो क्या बनेगा, निम्निष्ठ, न्यूनतम तीव्रता वाला बिंदु। कैसे, ये बात करेंगे हम। अब यहां पे देखो निम्निष्ठ के लिए इसमें जस्ट उल्टा है, हमें उल्टा मानना है कि जो व्यतिकरण में दीप्त के लिए होता है वो विवर्तन में लिए अदीप्त के लिए होगा। विवर्तन में कैसे, निम्निष्ठ की स्थिति के लिए यदि पथांतर डेल्टा बराबर n लैम्डा हो तो बिंदु P1 पर, तो बिंदु P1 पर निम्निष्ठ बनेंगे। मैंने उल्टा बताया ना कि निम्निष्ठ बनेंगे, क्यों बनेंगे इसका रीजन अब देता हूं मैं आपको, कैसे बनेंगे देखना। यहां पर जब इस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्लिट AB पर, द्वारक AB पर आपतित होगा तो तरंगाग्र को, तो बनने वाले तरंगाग्र को स्लिट AB को हम दो विभाजित भागों में मान सकते हैं, क्योंकि यहां से जो तरंगाग्र आएगा वो समतल आएगा, और ये तरंगाग्र अक्षवाई आपतित तरंगाग्र जब स्लिट AB पर आपतित होगा तो इस तरंगाग्र को दो बराबर भागों में विभाजित मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तरंगाग्र को दो बराबर भागों में विभाजित, दो बराबर भागों में विभाजित मान लेते हैं। और दो बराबर भागों में विभाजित मानेंगे तो वो दो बराबर भाग कौन कौन से ले लेते हैं, एक ले लेते हैं OA और एक ले लेते हैं OB, क्योंकि स्लिट या द्वारक की चौड़ाई ये है ना AB, इसको दो बराबर भागों में तोड़े तो बिंदु बीच वाला होगा, तो एक बिंदु होगा OA विभाजित भाग, ये क्या हो जाएगा OA तथा OB, ये दो बराबर भागों में विभाजित मान लेंगे। अब यहाँ पे दोनों बराबर भागों, विभाजित भागों की लंबाई देखें तो कितनी होगी, जब इस पूरी द्वारक या अवरोधक की दूरी d है, चौड़ाई d है, और d किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, तो इसके दो बराबर विभाजित भागों की लंबाई कितनी हो जाएगी, OA की लंबाई होगी लैम्डा बाई 2 और OB की लंबाई कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, बराबर होगी ना। अब
ओबी है और तरंगाग्र के दोनों विभाजित भाग आगे इस माध्यम में संचरित होते हुए अध्यारोपित होते हैं। तो λ/2 से λ/2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित, और अध्यारोपित होने से यहां पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। देखो λ/2 तरंगाग्र और λ/2 तरंगाग्र दोनों मिले, एक प्लस में और एक माइनस में, एक ऊपर से गया क्योंकि एक देखो ये होता है धनात्मक और एक दूसरा क्या होता है ऋणात्मक। इसका मतलब इसकी लंबाई है λ/2 और इसकी λ/2, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे है ना, इससे देखो कोण, एक का तो कोण ऊपर बनेगा और दूसरे का कोण नीचे बनेगा। तो दोनों के विभाजित भाग माध्यम में अध्यारोपित होंगे और अध्यारोपित होकर कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, ये दोनों अध्यारोपित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विनाशी का पथांतर λ/2 होता है। यदि n की वैल्यू आप 0 ले लो, 0 लोगे तो यहां से कितना आएगा, डेल्टा बराबर λ/2, और देख लो λ/2 पथांतर कौन से में होता है, विनाशी में। तो यहां पर क्या होगी थ्योरी कि जब एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश समतल तरंगाग्र के रूप में स्लिट AB पर आपतित होता है, तो स्लिट AB को 2 बराबर भागों में, तरंगाग्र को 2 बराबर भागों में विभाजित मानते हैं। क्यों, क्योंकि तरंगाग्र के विभाजित भाग ही किसकी तरह कार्य करते हैं, कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं, तरंगाग्रों के विभाजन से और आयाम के विभाजन से। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में आयाम का विभाजन नहीं है, हम तरंगाग्र का विभाजन करेंगे। तो जब तरंगाग्र को 2 बराबर भागों में विभाजित माने, तो तरंगाग्र के विभाजित भाग λ/2 परस्पर क्या होंगे, तरंगाग्र के विभाजित भाग परस्पर अध्यारोपित होकर कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण बिंदु P1 पर क्या बनता है, शून्य तीव्रता का बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात निम्निष्ट बनता है। अर्थात बिंदु P1 पर निम्निष्ट बनेगा, क्योंकि ये दोनों विभाजित भाग कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, विनाशी, और विनाशी में तीव्रता कितनी हो जाती है, 0। अतः निम्निष्ट की स्थिति के लिए, अब निम्निष्ट की स्थिति के लिए क्या करेंगे, पथांतर डेल्टा d sin थीटा को हम किसके इक्वल कर देंगे, n लैम्डा के इक्वल कर देंगे। अतः निम्निष्ट की स्थिति के लिए d sin थीटा पथांतर बराबर होगा n लैम्डा। ये ध्यान रखना, क्या होता है, जस्ट उल्टा, व्यतिकरण का जस्ट उल्टा। अगर ये व्यतिकरण की बात करते हैं, व्यतिकरण में कौन से में, संपोषी व्यतिकरण में, तब तो हम पथांतर d sin थीटा को किसके इक्वल करते हैं, n लैम्डा के लिए। लेकिन वहां पे बनते विपरीत, अब आ गए हम विवर्तन में, तो विवर्तन में क्या होगा, जस्ट उल्टा। अगर d sin थीटा n लैम्डा के इक्वल कर रहे हो तो व्यतिकरण में बनेगी दीप्त फ्रिंज, लेकिन विवर्तन में क्या बनेगा, निम्निष्ट, शून्य तीव्रता का बिंदु। क्यों, क्योंकि तरंगाग्र के विभाजित भाग किसकी तरह कार्य करते हैं, ये दोनों अध्यारोपित होकर कला संबद्ध स्रोत और शून्य तीव्रता का बिंदु प्राप्त होता है, क्योंकि इन दोनों से कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न होगा, विनाशी व्यतिकरण। तो देखो यहां पे, और विनाशी व्यतिकरण के कारण प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अतः निम्निष्ट की स्थिति के लिए होगा d sin थीटा बराबर n लैम्डा। अब हम बात करें कि मान लो बिंदु P1 पर कौन सा निम्निष्ट आ रहा है, प्रथम निम्निष्ट। अब यहां पे देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं, इस डायग्राम में ये इसको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं कि किस तरीके से आएगा। अब देखो यहां से प्रथम निम्निष्ट के लिए इसमें करते हैं प्रथम निम्निष्ट के लिए, प्रथम मतलब पहला, निम्निष्ट के लिए। तो प्रथम निम्निष्ट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि n जो होता है ना पथांतर में, वो किसको बताता है, वो क्रम को बताता है कि दीप्त फ्रिंज का क्रम कौन सा है और अदीप्त फ्रिंज का क्रम कौन सा है, तो ये n क्रम को बताएगा। तो प्रथम की बात कर रहे हैं तो n बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, d sin थीटा बराबर कितना होगा, लैम्डा। द्वितीय निम्निष्ट के लिए अगर हम बात करें, द्वितीय निम्निष्ट के लिए तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, d sin थीटा बराबर 2 लैम्डा। आ रहा है ना, तो ये न्यूमेरिकल में काम में आता है। न्यूमेरिकल में हमें लिख के देगा कि विवर्तन प्रतिरूप में पहला निम्निष्ट बन रहा है कि दूसरा है या तीसरा या चौथा, क्रम देगा उसका, तो वो यहां पे पुट कर रहा है इस तरीके से। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे निम्निष्ट होंगे, तीसरे के लिए 3 लैम्डा, चौथे के लिए 4 लैम्डा, पांचवें के लिए 5 लैम्डा और छठे के लिए 6 लैम्डा। इसी प्रकार nवें निम्निष्ट के लिए मान लो n वां निम्निष्ट बने, तो इसी प्रकार nवें निम्निष्ट के लिए
एनुअल निम्निस्ट के लिए कितना होगा, पथांतर होगा d sin थीटा बराबर n लेना, ये याद है डायरेक्ट। अब देखो मान लो इस पे n1 निम्निस्ट बन रहा है, तो इसके द्वारा जो बनने वाला कोण होगा थीटा, वो क्या होगा, थीटा का मान थीटा n लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थीटा n, ताकि हमें पता लग जाए ये कौन से निम्निस्ट का कोण है, n में निम्निस्ट का है। अब जब ये निम्निस्ट बनते हैं तो यहां पे देखना ये थीटा क्या होता है, ये होता है विवर्तक कोण, और विवर्तक कोण क्या होता है, अति अल्प होता है। थीटा n अति अल्प होने पर, थीटा n अति अल्प होने पर, जब थीटा n अति अल्प होता है तो यहां से देखो sin थीटा n किसके इक्वल होगा, sin थीटा n लगभग बराबर होता है थीटा n के, तो यहां से ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, अतः d इनटू में थीटा n बराबर होगी n लेम्डा, और थीटा n बराबर कितना आएगा, n लेम्डा बटे में d, ये वाला फॉर्म भी निकलता है। अगर मान लो थीटा n अति अल्प नहीं हो तब क्या कर सकते हैं, अगर थीटा n अति अल्प नहीं होगा तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं sin थीटा की वैल्यू, तो यहां से कितना हो जाएगा, sin थीटा n बराबर होगा n लेम्डा बटे में d, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैसे भी निकाल सकते हैं, यदि विवर्तक कोण अति अल्प है तो उस स्थिति में हम विवर्तक कोण निकाल सकते हैं थीटा n, और विवर्तक कोण अति अल्प नहीं है तो sin थीटा n बराबर हो जाएगा n लेम्डा बटे स्मॉल d, ये थी निम्निष्ठ की स्थिति के लिए, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर निम्निष्ठ बनता है उनकी स्थिति के लिए। अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, उच्चिष्ट, क्योंकि हर बार निम्निष्ठ थोड़ी बनेगा, इस पे उच्चिष्ट बन गया फिर निम्निष्ठ, फिर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात तो थी किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए। अब हम बात करेंगे उच्चिष्ट की, देखो इसी डेरिवेशन में सॉल्व करेंगे उच्चिष्ट की स्थिति के लिए किस तरीके से बनेगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया। देखना इसमें एक ही बात बताई मैंने कि तरंगाग्र विभाजित हो जाता है और दो बराबर भागों में विभाजित माने तो लेम्डा बाय 2 और लेम्डा बाय 2 से दोनों लेम्डा बाय 2 अध्यारोपित होकर क्या हो जाएंगे, शून्य, और शून्य तीव्रता कौन से व्यतिकरण में आती है, विनाशी व्यतिकरण में। इसलिए कहा गया है कि तरंगाग्र के विभाजित भाग अध्यारोपित होकर कौन सा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी व्यतिकरण करते हैं, जिसके कारण निम्निष्ठ प्राप्त होता है। क्लियर। अब चलते हैं हम उच्चिष्ट की स्थिति के लिए, तो उच्चिष्ट की स्थिति में क्या बनेगा उसके लिए बात करेंगे इसी वीडियो में, देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं उच्चिष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट के लिए जब निम्निष्ठ के लिए पथांतर n लेम्डा के इक्वल हो सकता है, संपोषी व्यतिकरण वाले पथांतर के इक्वल, तो उच्चिष्ट में क्या होगा, जस्ट उल्टा, विनाशी के लिए। तो उच्चिष्ट में यदि पथांतर डेल्टा बराबर 2n+1 लेम्डा बाय 2 के बराबर हो तो क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, ठीक है, उच्चिष्ट बनेगा, ये ध्यान में रखना। यदि पथांतर 2n+1 लेम्डा बाय 2 के बराबर हो तो यहां पर बिंदु P1 पर, तो P1 पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बन के आएगा। अब ये उच्चिष्ट कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब क्या माने, हमने जब निम्निष्ठ की स्थिति मानी थी तो इस स्लिट AB को हमने दो बराबर भागों में विभाजित माना था। यहां पर हम मानेंगे कि इस तरंगाग्र का ये कितने बराबर भागों में विभाजित होती है, 3 बराबर भागों में विभाजित होती है। यदि स्लिट AB, यदि स्लिट या फिर द्वारक, एक ही बात है, द्वारक AB 3 बराबर भागों में विभाजित माना, 3 बराबर भागों में विभाजित माने, तो यहां से पथांतर कैसा होगा। अब देखो AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो ये स्लिट है, यहां से मान लो ये A है और B, ये स्लिट है ना, इस स्लिट को 3 बराबर भागों में विभाजित माने, एक भाग ये कर दिया, एक भाग ये कर दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। केंद्र बिंदु है वो बीच से यहां से जा रहा है इस तरीके से O बिंदु। अब इसको 3 बराबर भागों में मान लिए तो यहां पे जो तरंग आपतित होगी वो कैसे आएगी, तरंग तो जब बराबर भागों में विभाजित मानते हैं वहां पे उसका अर्धचक्कर होता है, फिर अगले भाग में पुनः अर्धचक्कर होगा, तो तरंग यहां से चली, इस पे अपना आधा चक्कर पूरा किया, फिर इस भाग में अपना आधा चक्कर पूरा किया, फिर इस भाग में अपना पुनः आधा चक्कर पूरा करेंगे। क्यों, एक बात ध्यान में रखना, जितने बराबर भागों में आप विभाजित मानोगे तो एक भाग में तरंग अपना कितना चक्कर पूरा करती है, आधा चक्कर। अगर इसको 3 बराबर भागों में विभाजित मानोगे ना तो ये तरंग यहां से यहां तक चलेगी, फिर इधर आ जाएगी ऐसे, और फिर ये अपना इस तरीके से पूरा करेगी, मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित होगी इस तरीके से। जब 3 बराबर भागों में विभाजित माने तो देखो ये आधा चक्कर पूरा करती है, तो आधा चक्कर पूरा करें तो आधे चक्कर की लंबाई कितनी होती है, लेम्डा बाय 2। फिर अगला आधा चक्कर इस भाग में पूरा करती है तो इसकी
भाग में करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी लैम्डा बाई 2। तो प्रत्येक भाग की लंबाई किसके बराबर हो गई लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार तरंगाग्र के 3 विभाजित भाग, इनमें से 2 विभाजित भाग तो अध्यारोपित होंगे क्योंकि ये तीनों आगे चलेंगे माध्यम में। तो पहला भाग आगे चला लैम्डा बाई 2 और दूसरा भाग लैम्डा बाई 2, दोनों अध्यारोपित होकर दोनों में कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, और जिनके कारण इनकी तीव्रता कितनी हो जाएगी 0, जो कि मैंने निर्दिष्ट में आपको बताई थी कि इसके 2 बराबर भाग विभाजित भाग तो यहाँ पे अध्यारोपित होंगे और अध्यारोपित होकर ये क्या कर लेंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे और विनाशी व्यतिकरण के कारण यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जिसके कारण ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्लियर है। अब तरंगाग्र का एक विभाजित भाग बच गया जिसका पथांतर कितना है लैम्डा बाई 2, और ये विभाजित ये तीसरा विभाजित भाग कहां पे पहुंच जाता है बिंदु P1 पर पहुंच जाता है कि तरंगाग्र के 3 विभाजित भाग में 2 कम से कम अध्यारोपण के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि एक जाएगा और दूसरा जाएगा तभी अध्यारोपण होगा। तो 2 बराबर विभाजित भाग अध्यारोपित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जिसके कारण तीव्रता 0 हो जाती है, परंतु तरंगाग्र का तीसरा विभाजित भाग बिंदु P1 पर पहुंच जाता है जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है चमकीला बिंदु प्राप्त होता है। कैसा बिंदु प्राप्त होगा चमकीला, क्योंकि तीसरा भाग तो पहुंच गया ना, अब तीसरा भाग पहुंच गया तो यहाँ पे चमकीला बिंदु प्राप्त होगा, अर्थात क्या कौन सा व्यतिकरण होगा संपोषी व्यतिकरण, जिसके कारण चमकीले बिंदु और चमकीले बिंदु में क्या प्राप्त होगा दीप्त प्राप्त होगा, और दीप्त प्राप्त होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं उच्चिष्ट। तो इस स्थिति को क्या बोली जाती है उच्चिष्ट बोली जाती है। तो यहाँ पे समझ में आया कि तरंगाग्र का तीनों तरंगाग्रों में 2 तरंगाग्रों के विभाजित भाग अध्यारोपित होकर 0 तीव्रता उत्पन्न करते हैं विनाशी व्यतिकरण के कारण, परंतु तरंगाग्र का तीसरा विभाजित भाग बिंदु P1 पर पहुंच जाता है जिसके कारण वहां पे चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात दीप्त प्राप्त होता है जिसे हम उच्चिष्ट बोलते हैं। तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा इस स्थिति में, तो उच्चिष्ट के लिए पथांतर को किसके बराबर करेंगे हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करेंगे। ध्यान रखना 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करेंगे। अतः उच्चिष्ट की स्थिति के लिए, अतः उच्चिष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना होगा d sin थीटा बराबर होगा, ये पथांतर आ रहा है उसको बराबर करेंगे हम किसके 2n+1 लैम्डा बाई 2, और यही आपका कंफर्म होगा उच्चिष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए d sin थीटा बराबर n लैम्डा और उच्चिष्ट के लिए d sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। मतलब व्यतिकरण वाले कंडीशन के जस्ट उल्टा होता है विवर्तन, क्योंकि व्यतिकरण में संपोषी के लिए d sin थीटा बराबर n लैम्डा, विनाशी के लिए d sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, और इसमें उल्टा निम्निष्ट के लिए d sin थीटा बराबर n लैम्डा और उच्चिष्ट के लिए d sin थीटा बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। तो यहां पे बताया। अब हम बात करते हैं इसमें कि प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट और तृतीय उच्चिष्ट के लिए। तो प्रथम उच्चिष्ट की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखना यहां से। अब प्रथम उच्चिष्ट बनता है ना, तो वो प्रथम उच्चिष्ट कैसे होगा, यहां पे इसको रफ करके थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए, और जो प्रथम उच्चिष्ट होगा ना वो कौन सा होगा प्रथम उच्चिष्ट के लिए। अब ध्यान रखना प्रथम उच्चिष्ट में से एक्चुअल में ये नहीं है। प्रथम उच्चिष्ट कौन सा है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है वह प्रथम उच्चिष्ट है, तो वो दूसरा वो है प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट। कौन सा है प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, वो मतलब द्वितीय उच्चिष्ट है। देखो प्रथम उच्चिष्ट तो हमेशा यही रहेगा प्रथम उच्चिष्ट, ठीक है। तो ये वाला उच्चिष्ट होगा वो कौन सा होगा द्वितीय उच्चिष्ट होगा, लेकिन द्वितीय उच्चिष्ट में कौन सा है ये पहला, तो हम ये बोल सकते हैं प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना प्रथम उच्चिष्ट, ये कौन सा है प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, ठीक है। प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए बात करें तो n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा d sin थीटा बराबर होगा, इसकी जगह 1 रखेंगे तो 2 into 1+1 लैम्डा बाई 2, 2 एकम 2 रे 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं d sin थीटा बराबर होगा 3 लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, दूसरे द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, दूसरे द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो दूसरे द्वितीय उच्चिष्ट के लिए n बराबर कितना होगा 2,
और n बराबर 2 होगा तो d sin थीटा बराबर 2 2 दूनी 4 4 और 1 5 तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा बटे 2 इस तरीके से। इसी प्रकार nवे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए करें तो nवे के लिए ये आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, इसी प्रकार nवे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए यहां पे n लगा देना और ये आ जाएगा। अब यहां से हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d को उधर ले लो तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा sin थीटा n बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बटे में 2d, यही फॉर्मूला बन गया है। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से और बता दूंगा, लेकिन sin थीटा n यही आएगा। तो ये थे हमारे उच्चिष्ट की स्थितियों के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रान-अपर विवर्तन में जो ये उच्चिष्ट बनते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं ना, वो संपोषी व्यक्तिगत निम्निष्ठ बन रहा है कि उच्चिष्ट बन रहा है। तो निम्निष्ठ की स्थिति में थीटा ने विवर्तक कोण निकाल लिया और उच्चिष्ट की स्थिति में हमने ये विवर्तक कोण निकाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहां तक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी इजी तरीके से बताऊंगा कि डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। तब तक के लिए आप